अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 47 कैफ 6 का स्टार्ट हो गया। पेज नंबर 825 पे तशरीफ़ ले आए। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको पढ़ाई हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ाई, बाकी तो सीधी सीधी हैं बस। ये ऑफशोर फील्ड लीगल वो स्मोक फिल्टर वाली हो गई, रीट्रेनिंग हो गई, और अब ये रिफर्बिशमेंट कॉस्ट। रिफर्बिशमेंट किसे कहते हैं? रिपेयर, अंग्रेज़ी का मुश्किल लफ्ज़ है, रिपेयर ही हो गया ना। रिफर्बिशमेंट, रिफर्बिश मोबाइल, रिफर्बिश मोबाइल है, क्या मतलब होता है इसका? हैं हैं खुला हुआ है, मतलब रिपेयर हुआ हुआ है, खुला हुआ है। अच्छा जी, पढ़िए जी, पढ़िए नहीं छोड़िए आप। ये दिलावर भाई जो हैं, चाय पसंद करते हैं आपके इलाके में लोग? केपीके में तो चाय बहुत पसंद करते हैं, आपके इलाके में चाय पसंद? नमकीन चाय पीते हैं। तो नमकीन चाय के लिए एक थर्मस इनके पास मौजूद होती है, बड़ी बड़ी थर्मस होती हैं हर घर में, और जब कोई मेहमान भी जाता है तो वो जनाब पूरा पूरा थर्मस भर के, केपीके में तो ऐसा ही होता है, जमात में बंदा जाता है ना जी, तो अब हर घर से एक थर्मस आता है। जमात के आठ आठ लोग 10 लोग हैं तो 10 थर्मस आ जाएंगे, 10 जी हूँ कि पिए बंदा। बहरहाल जिनकी मोहब्बत है, और इस थर्मस के अंदर ना जी एक शीशा सा लगा होता है। वो ऐसा नहीं होता जैसा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी, ऐसा भी नहीं होता। तो अब ये जो इसके अंदर शीशा लगा हुआ है, इसका काम क्या है? ये चाय को गर्म रखता है, ऐसे ही है। अब ये थर्मस तो हो सकता है लावर भाई की वालदा के जहेज़ में आया हो, लेकिन इसके अंदर वाली जो लाइनिंग है, जो शीशा है, वो तो हर कुछ अरसे बाद बदली किया जा सकता है। मसलन इसकी यूज़फुल लाइफ 25 साल है, लेकिन ये दिलावर की थर्मस है, थर्मास है, ठीक है। और इसके अंदर जो ये लाइनिंग है, इस लाइनिंग की यूज़फुल लाइफ है 5 ईयर्स। हर 5 साल बाद ये शीशा बदली करवाया जाता है ताकि ये दोबारा से अपनी फुल एफिशिएंसी, फुल गर्म कर सके, चाय को ज़्यादा टाइम तक गर्म रख सके, फ्रेश रख सके, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये तो चली आ रही थी थर्मस पहले से ही काफ़ी अरसे से, ठीक है, लेकिन 1 जनवरी 2000 कोई फ़लाँ तारीख पे इसकी लाइनिंग चेंज करवाई। दिलावर की वालदा ने कहा बेटा जाओ बाज़ार से जाके इसका शीशा नया डलवा लो। अब ये 100 रुपये का शीशा डल गया और ये कैपिटलाइज कर लिया दिलावर भाई ने, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा जी, अब 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरे, अभी इस वक्त ये यहाँ पे खड़े हैं। ये अब ये जब एफएससी स्टार्ट में था उस वक्त इसने ये शीशा चेंज कराया था। अब ये एफएससी के बाद पीआरसी करके कैफ में पहुंचा हुआ है, 3रा साल अब चल रहा है। तो ये जब ईद पे इसको भेजा है हमने, वो 50,000 रुपये टिकट करा के, तो घर जब गया है तो इसकी वालदा ने इसको कहा है कि नहीं, इसने कहा है, अम्मा से पूछा है कि जी वो थर्मस की लाइनिंग तो ठीक चल रही है ना? उन्होंने कहा हाँ ठीक है, 5 साल तो चलती है, तुम्हें पता है। लेकिन अब ये सोच रहा है, प्रोविजन का स्टैंडर्ड पढ़ के गया है, यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे मौजूद है, ये 20-20 रुपये करके डेप्रीशिएट हो रहा होता है, इसकी एंट्री हो रही होती है, इसकी अलग, थर्मस की तो अलग चल रही होती है ना, जैसे सिग्निफिकेंट पार्ट होता है। अब 20-20 रुपये करके ये डेप्रीशिएट हो रहा था और ये 3रे साल के एंड पे खड़ा है। अब इसको ये नज़र आ रहा है कि अभी 2 साल बाकी हैं, लेकिन इसने कहा यार प्रोविज़न क्रिएट कर लेते हैं। वालदा को कह देता हूँ कि अब तो इस दफ़ा जब शीशा बदलेगा 120 का बदलेगा, महंगाई भी हो गई है, तो 120 ना अलग करके रख लेते हैं, प्रोविज़न क्रिएट कर लेते हैं। तो क्या कर लेनी चाहिए? प्रोविज़न यहाँ पे क्रिएट कर लें, बोलो।
प्रोविजन क्रिएट कर लें। आज अगर बिजनेस बंद कर दें, स्मोक फिल्टर फिट करके फैक्ट्री बंद करेंगे, हेल्प मिली वहाँ से। आज बिजनेस क्लोज कर दें तो क्या ये लायबिलिटी फिर भी इनकर करनी पड़ेगी? आज खड़े होकर अभी 2 साल बाकी हैं, 2 साल मज़ीद गुजरेंगे तो दूसरे साल मतलब 5वें साल के एंड पे जाके या 6वें साल के पहले दिन जाके ये फ्यूचर रिपेयर है, ये रिफर्बिशमेंट, फ्यूचर की रिफर्बिशमेंट कॉस्ट है। लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है ना। तो फिर अपनी मर्जी है एंटिटी की, ठीक है। ये नॉर्मली ऐसा होता है, ये एग्जांपल में जो स्टैंडर्ड की लिखा हुआ है, अ फर्नेस हैज़ अ लाइनिंग। ये जो बड़े बड़े भट्टे होते हैं, ठीक है, ईंटें पकाने के लिए या बर्तन पकाने के लिए, कुछ इस तरह की चीज़ जो फर्नेस होती है, ठीक है, उसके अंदर एक लाइनिंग है। फर्नेस की लाइफ ज़्यादा है, लाइनिंग जो है वो रिप्लेस होती है कुछ कुछ साल बाद। अभी 2 साल बाद वो लाइनिंग चेंज होनी है, जैसे थर्मस का शीशा चेंज होना है दिलावर की थर्मस का, ऐसे ही 2 साल बाद, अभी 2 साल बाकी हैं, 2 साल के बाद जाके लाइनिंग चेंज होनी है। तो क्या आज उसकी प्रोविजन क्रिएट कर लें जो लाइनिंग हमने चेंज करवानी है? स्टैंडर्ड कहता है नहीं, क्योंकि पास्ट इवेंट क्या है, ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है, फर्नेस का चेंज होना। फर्नेस का चेंज अब लीगल ऑब्लिगेशन भी नहीं है, किसी ने लॉ में नहीं लिखा हुआ कि जो है वो फर्नेस चेंज ना हुई तो ये थर्मस जो है इसको यूज़ करने पे जुर्माना लगेगा, या लाइनिंग ना चेंज हुई तो यहाँ पे ईंटें पकाने के ऊपर जुर्माना लगेगा। स्टिल अभी तो 2 साल बाकी हैं, ठीक है। तो फिर होगा क्या? असल में होता ये है, यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट करने की इजाज़त नहीं है, बल्कि मज़ीद 2 साल इंतज़ार करेंगे। जब 5 साल एंड होंगे तो इस दिन जाकर फिर पुरानी लाइनिंग को डिस्पोज किया जाएगा। उसकी एंट्री होगी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितनी हो चुकी है? 100 रुपये की, डेबिट और एसिड क्रेडिट। कैश तो नहीं ना आना अब इसका, ठीक है। तो बस फेंक देंगे, तो खोलते हुए टूट जाता है बस, तो ये डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन डेबिट, एसिड क्रेडिट, और साथ ही दूसरा शीशा डलवाया गया, उसकी एंट्री हो गई एसिड डेबिट। लेकिन अब क्या होगा भाई, 120 का शीशा बदली हो गया, और अब ये फिर इसके बाद आगे 120 अब मज़ीद आगे डेप्रीशिएट होता चला जाएगा, यहाँ तक कि इसके 5 साल पूरे हों। और इसकी डेप्शन कितनी बनेगी? 24 एंड सो ऑन, ठीक है जी। ये बात समझ आई? तो यहाँ खड़े होकर स्टैंडर्ड ने एग्जांपल बनाई कि यहाँ खड़े होकर एक फर्नेस की लाइनिंग है जो नीड्स टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर 2 ईयर्स। एवरी 5 ईयर्स चेंज होती है, 3 साल गुजर चुके हैं, 2 साल बाद चेंज होनी है। तो क्या करें? आज प्रोविजन बना लें, ठीक है। इवन 31 दिसंबर 2000 ये जो भी साल होगा, यहाँ पे भी आप तब तक इसकी प्रोविजन नहीं बना सकते जब तक कि आप इसको चेंज कर ना लें, लाइक स्मोक फिल्टर। और अगर ये लीगल ऑब्लिगेशन होगी तब भी एडिशनल चीज़ सिर्फ ये आ सकती है कि उस डेट के बाद कोई पेनल्टी, कोई फाइन देना पड़े। तो ये है फ्यूचर की रिफर्बिशमेंट कॉस्ट, ठीक है जी। चेक करें ज़रा इसको पढ़ के, इसको पढ़ के देख लेते हैं। ये जनाब दिलावर की थर्मस, अ फर्नेस हैज़ अ लाइनिंग, अ थर्मस हैज़ अ शीशा, ठीक है। अ फर्नेस हैज़ अ लाइनिंग दैट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड एवरी 5 ईयर्स। लेकिन यहाँ पे कोई कह रहा है लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि फॉर टेक्निकल रीजंस, मतलब ईंटें सही नहीं पकती अगर फर्नेस की लाइनिंग, बर्तन सही नहीं पकते अगर फर्नेस की लाइनिंग चेंज ना की जाए हर 5 साल बाद, बस 5 साल ही सही चलती है। At the end of reporting period, the lining has been in use for 3 साल गुजर गए, क्या करें? प्रोविजन क्रिएट कर लें ना। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, नो प्रोविजन इज रिकॉर्डेड, ठीक है जी। अब ये जनाब मैं यहाँ पर आपको याद करने के लिए, यहाँ से क्या याद कर, देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज नो पास्ट इवेंट, because no past event has occurred। यहां से हम ये याद कर लेते हैं, furnace has a lining that needs replacement every 5 years for technical reason, however at year end 3 years have passed, लेकिन 2 साल अभी भी रहते हैं। तो क्या करें? फर्नेस के लिए प्रोविजन क्रिएट कर लें। no provision shall be recorded because there is no past event, no present obligation because there is नो पास्ट इवेंट। और अगली बात,
देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिकॉर्डेड। अब ये आपने याद कर लेना, ठीक है जी, डन हो गया। ये सिर्फ ग्रीन ग्रीन वाला याद करना है। अब आगे द कॉस्ट ऑफ, अब ये जब सोल्यूशन इस तरह का कोई, असल में इसलिए पढ़ाई जा रही है कि इस जैसी कोई एग्जांपल आ जाए, कोई सवाल बन जाए, तो इस तरह से लिख लेना है आपने, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द लाइनिंग इज नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज एट द ईयर एंड नो ऑब्लिगेशन टू रिप्लेस लाइनिंग एग्जिस्ट्स। यहां से इंस्टेड ऑफ अ प्रोविजन, इस साल के एंड में प्रोविजन नहीं बनानी। द डेप्रिसिएशन ऑफ लाइनिंग टेक्स अकाउंट ऑफ इट्स कंजम्पशन, दैट इज एक मिनट, इंस्टेड ऑफ प्रोविजन बीइंग रिकॉर्डेड द डेप्रिसिएशन ऑफ लाइनिंग, और सीधा करें, इंस्टेड ऑफ प्रोविजन बीइंग रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन ऑफ लाइनिंग, ये है ना अंग्रेजी स्टैंडर्ड्स की अंग्रेजियाँ, अंग्रेज़ों वाली अंग्रेजियाँ हैं, यूं कर लें, इंस्टेड ऑफ a provision being recorded, the depreciation of lining is recorded over 5 years। तो सीधा हो गया ना, is recorded over 5 years। और फिर the relining, ये ऐसे चलता आ रहा है, ठीक है, आगे कहते हैं the relining cost then incurred are capitalized। अभी एंट्री करके आ रहा हूं 5वें साल के एंड पे, with the consumption of you, the relining cost then incurred are capitalized and depreciated over subsequent 5 years। समझ आ गई बात? अब ये मैं तो ऐसे ही कर लिया करता था स्टैंडर्ड को सीधा अपने हिसाब से, ठीक है जी। तो ये आपने जनाब याद कर लेना है, ये जितना भी आपका हाईलाइटेड है वो आपने याद कर ली, ठीक है। तो अगर अब ये क्या है, रिफर्बिशमेंट कॉस्ट लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अभी रिफर्बिशमेंट कॉस्ट इनकर होनी है, इसको कहते हैं फ्यूचर रिपेयर। वो जो ऊपर लिखा हुआ था, छोड़ा था ना, एक छोटा सा एक पॉइंट छोड़ के आया था, मैंने कहा था पढ़ना है, वो ये फ्यूचर रिपेयर ही है ना, रिपेयर ही है ना एक तरह से, फ्यूचर रिपेयर या फ्यूचर रिफर्बिशमेंट कॉस्ट। या इसी तरह से एक और मिसाल ले लो, अगली मिसाल में आ रहा है फ्यूचर में ओवरऑलिंग करानी है। अब मसलन हवाई जहाज़ जो है, अगली एग्जांपल में हर 3 साल बाद हवाई जहाज़ को ओवरऑल कराना है, लीगल रिक्वायरमेंट है, लेकिन अभी 3 साल पूरे नहीं हुए, उससे पहले खड़े हैं, तो इसकी प्रोविजन भी क्रिएट नहीं करेंगे। और अगर 3 साल गुजर भी गए हैं तो प्रोविजन फिर भी क्रिएट नहीं करना अगर ओवरऑल नहीं कराया। बट आपने चौथे साल के पहले अगर जहाज़ को हवा में उड़ा दिया है विदाउट ओवरऑलिंग, तो फिर पेनल्टी के लिए तैयार रहें, जुर्माना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑलिंग की तो फिर भी फ्यूचर जब रिपेयर होगी तब कॉस्ट इनकर होगी, ठीक है। रिफर्बिशमेंट कॉस्ट ही है, लेकिन यहाँ पे रिफर्बिशमेंट कॉस्ट क्या है, लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट है जी। एन एयरलाइन इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू ओवरऑल इट्स एयरक्राफ्ट वंस एवरी 3 years, ठीक है। अब इसमें भी ऐसे ही करते हैं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, वही बात, बिकॉज नो पास्ट इवेंट हैज अकर्ड। ठीक है जी। और अगली बात वही, therefore no provision is recorded। डन हो गया जी। ये पैरे शहरे बीच में से काट दिया करो, ऐसे बस सीधा लिख दिया आपने, देयर इज नो पेमेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू द रीजन दैट देयर इज नो पास्ट इवेंट येट अकर्ड, देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिकॉर्डेड। ठीक हो गया जी, पिच कंक्लूजन बस ठीक है। अब अगली बात वही है, द कॉस्ट ऑफ ओवरऑलिंग एयरक्राफ्ट आर नॉट रिकॉर्डेड एज अ प्रोविजन। अब पता है वो फॉर द सेम, even a legal requirement to overhaul does not make the cost of overhaul a liability because no obligation exists to overhaul the aircraft
फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद द एंटिटी कुड अवॉइड द फ्यूचर एक्सपेंडिचर, वही वाली बात, ठीक है, द एंटिटी कुड अवॉइड द फ्यूचर एक्सपेंडिचर बाय इट्स फ्यूचर एक्शंस, मसलन बंद कर दो, जहाज बेच दो। तो ईयर एंड पे वही असूल क्या है, ईयर एंड पे खड़े होकर सोचो, क्या आज बिजनेस बंद कर दें, क्या आज इस जहाज को बेच दें, तो क्या पहले ओवरऑल करा के बेचें, जान छुड़ाएंगे अपनी, ठीक है। वही अगली बात, इंस्टेड ऑफ अ प्रोविजन बीइंग रिकॉर्डेड द डेप्रिसिएशन ऑफ द एयरक्राफ्ट, the depreciation of aircraft is recorded over 3 years. चलो, instead of a provision being recorded, the depreciation of aircraft is recorded over 3 years. ठीक है जी, ये विच सारा कुछ है, बस अंग्रेज़ों की लंबी अंग्रेजियाँ। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। इस जैसा कोई पॉइंट आ जाए तो यही लिख लेंगे, इससे फ़ायदा ये हो जाएगा। चलें जी, सवारियाँ पूरी हो गई हैं मेरे ख्याल से, अब चलते हैं ज़रा जी। इसका पास्ट इवेंट है ओवरऑल कराना। अगर करवा लेंगे तो फिर तो वो प्रोविजन से भी निकल गया, लायबिलिटी बन गया। और अगर आपका पास, अगर हो सकता है इस तरह का मामला है कि ओवरऑल तो करा लिया लेकिन अभी अमाउंट क्लियरली मैयर नहीं हो पा रही है किसी भी वजह से, या टाइमिंग, तो फिर प्रोविजन बना लो। लेकिन बनाने के लिए ज़रूरी क्या है, पास्ट इवेंट होना जो कि ओवरऑलिंग होगी, ठीक है। ये पिक्चर ले लेना आप, ऐसे पहले इसकी पिक्चर ले लें, किसी ने नहीं लेनी चाहिए। ये वैसे ही बस समझाने के लिए, दिलावर की थर्मास की पिक्चर भी ले लें। अच्छा जी, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लगता है अगर अनअवॉइडेबल लॉस है, फोरसीन लॉस है, मतलब अगर ये थर्मास, ये जहाँ पे आप खड़े हैं इस डेट पे खड़े होके इसकी रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम हो जाए तो फिर ये इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फोरसीन लॉसेस पे लगता है। मैंने एक एग्जांपल दी थी, फ्यूचर लॉस रिस्ट्रक्चरिंग पढ़ाया था, बाद में अलग भी पढ़ा, अवॉइडेबल है इसलिए उसकी कोई प्रोविजन नहीं, जब होगा तो फिर रिकॉर्ड होगा। लेकिन वही जो इन्वेंट्री पड़ी थी हमारे पास, वो अवॉइड नहीं हो सकता। ऐसे ही ये फ्यूचर रिपेयर कॉस्ट है, अवॉइडेबल है, ना कराओ रिपेयर, आज बिजनेस बंद करोगे तो रिपेयर करा के करोगे। लेकिन अगर ये थर्मस की जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो गई है, ये वैल्यू इन यूज़ कम हो गई है, इतनी कम हो गई कि रिकवरेबल अमाउंट को नीचे खींच के लेगी, और इतनी नीचे खींच के लेगी कि बुक वैल्यू से नीचे चली गई है, तो ये लॉस अब आप बिजनेस आज बंद भी कर दो तो आपकी ये फेयर वैल्यू मैक्सिमम कितनी मिल जाएगी, वही मिलेगी जो है, इसलिए उसको आज रिकॉर्ड कर लेते थे, ठीक है, वो अलग चीज़ है। गॉट इट। अच्छा जी, अब ज़रा वो देख लें, एक पॉइंट जो रह गया था उसको भी ज़रा पड़का ही दें, क्या ख्याल है, लिखा हुआ होगा यहाँ पे कहीं पे, ये यहाँ तक तो मैं सारा पढ़ लिया था, ये छोटा सा रह गया था। फ्यूचर रिपेयर, फ्यूचर रिपेयर IS 37 स्टेट्स दैट प्रोविजन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर कॉस्ट ऑफ, यही बात तो पढ़ रहे फ्यूचर रिपेयर को। अच्छा, दूसरी तरफ हम वो अपना पेज भी ओपन कर लें, ज़रा देख लें। एक मिनट, कौन सा पेज है वो, हाउ टू राइट वाला, ये, हाँ जी। प्रोविजन डन, कंटिजेंट लायबिलिटी रिमोट, नो प्रोविजन, नो मतलब नाइदर कंस्ट्रक्टिव नो लीगल, नो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, वर्चुअली सर्टन, कंटिजेंट एसेट, प्रोबेबल, रीइंबर्समेंट, ये पहले वाला है। रिस्ट्रक्चरिंग लिख लिया था इस सवाल में, मैं चेक कर लूँ आज 11 एग्जाम्पल 11 किस किस ने लिख ली एग्जाम्पल 11, गुड, शाबाश, तकरीबन 90% पे आ गया ये काम। ओके, फिर हमने फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस भी पढ़ लिए थे, IS 37 प्रोहिबिट्स रिकॉग्निशन ऑफ फ्यूचर ऑपरेटिंग, लेकिन इस एक्सपेक्टेशन की वजह से एसेट्स को इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार लो, पढ़ा था।
एक्सपेक्टेड डिस्पोजल कॉस्ट पहले दिन ही पढ़ लिया था, गेन फ्रॉम एक्सपेक्टेड डिस्पोजल को नहीं लेना, लेकिन इसको लेना है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से जिसने उसके बारे में वैसे बताया हुआ है। मसलन IAS 16 मैंने जैसे कहा था। फ्यूचर इवेंट्स, वो कौन गया था फिरने, कौन गया था छुट्टी पे आज फिरने चला गया मुझे लगता है दोस्त हमारा, जो ग्रेटर इकबाल पार्क गया था। तो फ्यूचर इवेंट्स हमने कहा था प्रोविजन को नहीं हिट करेंगे अनलेस के ऑब्जेक्टिव एविडेंस हो। फ्यूचर इवेंट्स दैट मे अफेक्ट अमाउंट रिक्वायर्ड सेटल शैल बी रिफ्लेक्टेड इन अमाउंट वेयर देयर इज सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस दैट दे विल अकर। फिर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, कल तो लिख भी लिया था, ज़रा इससे ज़रा बेहतर करके लिख लिया था हमने, बीच में घुस आकर दोनों बातें कर ली थी, ठीक है। फिर डी कमीशनिंग नहीं ठीक नहीं ये भी करना है। फिर फ्यूचर रिपेयर अभी पढ़ा, I-37 स्टेट दैट प्रोविजन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर कॉस्ट ऑफ, और वारंटी भी हम कर चुके हैं, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ पे क्या रह गया, IFRIC 1। लेकिन चूंकि पास पेपर के कई सवाल अब रुक जाने हैं IAS 10 की वजह से, तो फिर आज हम IAS 10 शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो होमवर्क में सवाल दे चुका हूँ गलती से, उनको पहले एक बार पूरा कर लें, ठीक है ना। वो उधार साथ के साथ चुकता हो जाए। पास पेपर 2 कंप्लीट हो गया था, पास पेपर 3 आपके साथ डिस्कस करना है, और पास पेपर 25 में 1 के अलावा वाला को मसला है। तो 1 के अलावा किस में मसला आया वैसे? वारंटी वाले में आया, पहले 2 में नहीं आया, मतलब दूसरे तीसरे में नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आया था। चलो ये देखो IFRIC 1, ये यहाँ से शुरू होना है इंशाल्लाह। तो यही रह गया बस IFRIC 1 हमारा। आप बेशक चेक कर लो, ये चैप्टर को चेक किया करो ना, चेक किया करो हम कहाँ पे पहुँच गए, क्या कर लिया, क्या हो गया। तो तेज़ी से एक दफ़ा नज़र से गुजारें इसको। हमने ये सारा कुछ ही पढ़ लिया, बीच में कुछ चीज़ें हैं सीधा जिनको पढ़ाने की ज़रूरत हुई तो मैं पढ़ा दूँगा, ठीक है जी हाँ, वो जब करवाऊँगा तो फिर पढ़ाऊँगा ना, ठीक है। तो ये 1-2 सफ़े सिर्फ थ्योरेटिकल हैं, बाकी जो ये काम की चीज़ें थी हमने सारी अब तक पढ़ ली हैं। फ्यूचर इवेंट पढ़ लिया हमने, बीच में वो भाई कह रहे हैं कि ये रीड ऑनली हमने किया था। एक्सपेक्टेड डिस्पोजल पढ़ाया था, समरी पढ़ ली हमने, फिर हमने रीइंबर्समेंट पढ़ी थी, फिर रीस्ट्रक्चरिंग पढ़ी थी, उसके बाद ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, फिर वारंटी पढ़ ली, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस पढ़ लिए, और तो और फ्यूचर रिपेयर भी पढ़ लिया, ठीक है जी। अब उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कंटिजेंट लायबिलिटी क्या है, वो सारी बातें जो हमने पढ़ी हैं, स्टैंडर्ड की बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। डिस्क्लोजर जब नोट बनाएंगे इंशाल्लाह ये भी हमारे सामने आ जाएगा। एग्जाम्पल जो मतलब की थी वो मैंने आपको पढ़ा दी हैं। ये सफ़ा हम पढ़ रहे थे, IFRIC 1 अभी करना है, चीज़ें कुछ छोटी मोटी हैं जो बाद में देख लेंगे। बहरहाल IAS 37 में IFRIC 1 अब रह गया, IAS 37 के साथ अटैच्ड है ये भी, और इसी की चैप्टर का हिस्सा है IAS 10 भी। तो IAS 10 आज शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने दोनों पास पेपर्स कर लें ज़रा। IAS 10 सबसे छोटा स्टैंडर्ड ही यही है, आपके सिलेबस का सबसे छोटा स्टैंडर्ड है, इतना सा 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तो फिर उसकी प्रैक्टिस है जो हम करेंगे आज का दिन, फिर कुछ कल के दिन में कर लेंगे, एंड सो ऑन। हर सवाल में फिर वो आने लग जाएगा, उसके इम्पैक्ट आने लग जाएंगे, असरात आने लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं ओके कर दूं जी, किसी किस्म का मसला? क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। 3 पार्ट्स थे जी इसके। 3 का 1 सबसे पहले आप कर लें। ओवर लिमिटेड वो कहता है डिस्कस करो हाउ द अबव इश्यूज शुड बी डेल्ट विद द फाइनेंस विद इन द फाइनेंस सिस्टम ऑफ OL फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। सपोर्ट योर आंसर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ। अच्छा जी, ओवर लिमिटेड डील्स इन मेडिसिन एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इनका काम क्या है? मेडिसिन में और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में डील करते हैं। फिर फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर कंसिडरेशन व्हाइल फाइनलाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर। इस जुमले का मतलब यही होता है कि 31 दिसंबर 2018 वाला ईयर एंड हो चुका है, हम उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज नॉर्मली उस ईयर एंड के बाद कर रहे होते हैं, तो वो अगले जनवरी फरवरी के महीने के अंदर ही बैठे हुए हम कर रहे होंगे, जनवरी फरवरी 19 में। और जो 25वां सवाल आपने किया है उसमें उसने एक लाइन भी ऊपर लिख दी हुई थी, वी आर स्टैंडिंग ऑन फलां डेट। तो वो उस इरा के सवाल यानी रिसेंट सवालों में ये भी अब लिखना शुरू कर दिया उसने बाकायदा कि हम इधर खड़े हैं इस तारीख पे। वो तारीख ईयर एंड के बाद की होती है, लेकिन वो तारीख ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट नहीं होती। आज हमने वो डेट देखनी है, IAS 10 में वही तो है, उसके दरमियान में मौजूद है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में होती हैं। तो IAS 10 इसीलिए आज पढ़ाऊंगा कि फिर उसके साथ ही हम इसको कनेक्ट करके चलें आगे, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा कर लेते हैं, 25वां फिर IAS 10 के बाद करते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, क्योंकि ये बहुत टाइम फिर ऐसे लग जाता है ना। हाँ जी, OL सेल्स इंस्ट्रूमेंट A1 एंड B1 विद 1 ईयर वारंटी। फिर आ गया वारंटी यार तुम फिर आ गए हो। दीज यूनिट्स आर परचेज फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर स्टार लिमिटेड
द डिटेल्स ऑफ वारंटी आर एज अंडर। प्रोडक्ट A1 कहता है SL, ये कौन है? मैन्युफैक्चरर, वारंटी देता है कस्टमर को और रिकवर करता है 50% उस कॉस्ट का OL से। हाउएवर इन केस ऑफ SL's डिफॉल्ट, वारंटी सर्विस जो है वो OL देता है। कस्टमर है, कस्टमर है, OL है, ये रिटेलर होगा ना, ठीक है, और फिर SL है, ये मैन्युफैक्चरर, ठीक है जी। और अब जी इस केस में, अब वो कितनी अच्छी एग्जांपल है जो हर चीज़ को अब हमारे लिए आसान कर रही है। इस केस में SL ने कस्टमर को और बदले में रिकवर करता है कुछ OL से, ठीक है। अब मसला क्या है, अगर SL डिफॉल्ट कर जाए, याद आई ये लाइन, तो फिर OL लायबल होगा, ठीक है। आगे कहता है A1 को ही पहले देते हैं। ऑन 31 दिसंबर 18 इट इज एस्टिमेटेड दैट, 31 दिसंबर 18 पे अंदाजा क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ 4 मिलियन वुड बी इनकर्ड इन नेक्स्ट ईयर फॉर प्रोवाइडिंग वारंटी सर्विस फॉर A1। अब इसका मतलब 4 मिलियन की वारंटी ये मैन्युफैक्चरर ने कस्टमर को देनी है, लेकिन बदले में इसका कितना, तो इसका मतलब हम तो OL के लिए सोच रहे हैं ना, OL की किताबों में खड़े हैं, तो OL लायबल फील करेगा टूवर्ड्स SL 2 मिलियन के लिए, ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन अगर SL डिफॉल्ट कर जाता है तो फिर OL रिस्पॉन्सिबल है। चेक कर लें, जरा दोबारा पढ़ लें इसको। SL provides warranty and recovers 50% from cost. However, in case of SL's default, warranty service would have to be provided by OL। अब OL की किताबों में A1 के केस में बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट A1 के केस में OL की किताबों में रिकॉर्ड करेंगे प्रोविजन कितनी, 2 मिलियन की, और डिस्क्लोज करेंगे ये कितनी कर दें, ये भी 2 मिलियन। क्यों? अगर वो मुकम्मल डिफॉल्ट कर जाता है तो 2 हम उसको पहले ही दे रहे हैं, यानी कंटिंजेंट लायबिलिटी पूरे 4 की तो नहीं बनती 4 की तो लायबिलिटी 2 की तो लायबिलिटी पहले ही आपके ऊपर है, यानी इस 4 मिलियन में से 2 मिलियन तो वैसे ही आपने देना ही मैन्युफैक्चरर को था, बाकी के 2 पहले भी 2 मिलियन देना था, मैन्युफैक्चरर को देना था, वही उनको सही करा के दे देंगे, उस 2 मिलियन का तो फर्क कोई नहीं पड़ा, लायबिलिटी ही है इनके ऊपर, प्रोविजन क्रिएट की हुई है। हाँ, अगर मैन्युफैक्चरर डिफॉल्ट करता है तो फिर वो बेसिकली अपने वाले 50% को भी आपके ऊपर फेंक रहा होगा। तो ये 2 मिलियन के लिए तो 4 में से आप लायबल हैं ही, लेकिन जो ऊपर वाला 2 मिलियन है जो असल में 50% शेयर था SL का, उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा लायबल फील करेंगे, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा थोड़ा। सही है, ये बात समझ आई है? अच्छा, अब इसके बारे में लिखना तो आपने खुद है, क्योंकि मैंने तब आपको बता दिया प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है 2 मिलियन की। अब सारी कहानी आपने खुद लिखनी है कि देयर इज अ प्रेजेंट लीगल ऑब्लिगेशन। वारंटी क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट है ना, ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट विच इन दिस केस इज सेल ऑफ प्रोडक्ट विद वारंटी, ठीक है। रिलायबल एस्टीमेट, आउटफ्लो इज प्रोबेबल, खुद ही लिख देना, प्रोबेबल ही है, जब वारंटी का एस्टीमेट है तो सही करानी पड़ेगी, तो पैसे तो लगेंगे ना। तो अब ये नहीं कहना लीगल एडवाइजर ने कहा आउटफ्लो प्रोबेबल, आप खुद कह दें आउटफ्लो इज प्रोबेबल एंड रिलायबल एस्टीमेट इज ₹2 मिलियन एज गिवन इन क्वेश्चन। यही है रिलायबल एस्टीमेट। आप वैसे खुद भी बना लेते हो परसेंटेज लगा के जो आपने किया था, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए प्रोविजन बना लो। और कंटिजेंट लायबिलिटी के बारे में कहोगे फॉर रिमेनिंग 2 मिलियन in respect of share of manufacturer
In case of default of manufacturer, this may become payable by SL. Therefore, a contingent liability of rupees 2 million, वो पॉसिबल होगी ना, पॉसिबल की बात, पॉसिबल का लफ्ज़ नहीं लिखा लेकिन हमने पॉसिबिलिटी लिख दी ना, वो आप पॉसिबल की तरह से लिखना है तो यूँ लिख दो, फॉर रिमेनिंग 2 million शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरर देयर इज़ अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट इफ मैन्युफैक्चरर डिफॉल्ट्स इट मे हैव टू बी पेड बाय SL. Therefore, a contingent liability amounting to 2 million will be disclosed in notes to the financial statements along with brief description of the नेचर कह दो, इफेक्ट कह दो, नेचर कह दो, इवेंट क्या, इवेंट कह दो, इवेंट है नहीं ना, नेचर है, ठीक है। अच्छा, अब वैसे वारंटी की नॉर्मली हम फिर क्या नेचर बताते हैं, कुछ नहीं, वो वारंटी है, वारंटी काफ़ी होती है। अच्छा जी, दूसरी प्रोडक्ट है B1। अब B1 के केस में कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ है, देखते हैं जी क्या कहानी है। OL कौन है, हम रिटेलर, प्रोवाइड्स वारंटी सर्विस टू कस्टमर एंड रिकवर्स एंटायर कॉस्ट फ्रॉम, ये तो रीइंबर्समेंट वाला केस बन गया, ठीक है। अब इसके बारे में क्या कह रहा है नीचे, 31 नवंबर पे एस्टिमेटेड है कि 7 मिलियन की वारंटी नेक्स्ट ईयर में B1 के लिए, जो 18 में बिक चुकी हैं उस B1 के लिए फ्यूचर में अगले साल में कितनी, 7 मिलियन की वारंटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो होगी। अब हम हैं लाइबल फील करने वाले टुवर्ड्स कस्टमर, लेकिन साथ ही हम एंटाइटल्ड भी फील कर रहे हैं फ्रॉम सप्लायर, वेयर सम और ऑल ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रोविजन एक्सपेक्टेड टू सेटल, where some or all of the amount expected to settle a provision is expected to be reimbursed from a third party, it is recorded as receivable when it is virtually certain। ये तो जुमला हो गया ना, वो जो हमने याद किया था। यहाँ पे हम यूँ कह सकते हैं कि 100% amount required to settle the provision for warranty is expected to be received, या is virtually certain to be, और अच्छा, is virtually certain to be received from manufacturer as per agreement, therefore a receivable will be recorded in financial statements amounting to rupees 7 million. It may be presented in P&L net of warranty expense and in balance sheet it should be presented separately, ठीक है। और बस दूसरा जुमला भी फिट कर सकते हो, करना चाहो तो प्रोविजन को रिकॉर्ड करोगे 7 मिलियन पे और डिस्क्लोज नहीं, रिकॉर्ड करोगे रिसीवेबल, वर्चुअली सर्टन है ना, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कितना जी, 7 मिलियन, ठीक है जी। अब इसको लिखना तो आपको आता ही है ना जी, ये तो नहीं कह सकते आपके जी आप लिखकर फिर बताएं, लिखना लिखवा कर हमें दें, ऐसे ना करना। ये जनाब पास पेपर 3 का 1 आ गया, ठीक है। चलें आगे, 3 का 2, नहीं समझा नहीं मैं, फिर बोलो। सर वारंटी में रिइंबर्समेंट रिकवर कर रहे हैं अमाउंट मैन्युफैक्चरर से, हाँ, रिटेलर, वो वाली लाइन लिखना जरूरी है कि अगर मैन्युफैक्चरर पे रिकवरी में अमाउंट पे नहीं करेगा तो रिटेलर लायबल होगा। नहीं, कैसे, वहाँ कहीं पे लिखा हुआ है, अगर रिकवर ही उससे कर रहा है तो रिकवरी हो जाएगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगी, वरना कोर्ट में ले जाएंगे हम, वो तो फिर अगली बात फिर चलेगी, हमने उसके खिलाफ केस किया, क्यों, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया उधर पैसे नहीं दे रहा, वो फिर बात बाद में चलेगी। अभी तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, उसके तहत उसने एग्री किया हुआ है कि तुम जितने खर्च करोगे मैं तुम्हें रीइंबर्स करूंगा, तो वो खुद मानना होता है, उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, ये तो वर्चुअली सर्टन होता है, ये तो पहले से तयशुदा बात है। इससे फिरेगा तो फिर कोर्ट में केस जाएगा, फिर उसकी अलग से वो कहानी अलग चलेगी, फिर हम उसके बारे में कहेंगे कि अब ये हमने केस किया हुआ है, अगर वर्चुअली सर्टन है तो फिर एसिड, नहीं तो डिस्क्लोजर, ठीक है ना। लेकिन अभी तो कॉन्ट्रैक्ट है, अभी वहाँ पे बात ही नहीं पहुंची, ठीक है। ऑन फेस ऑफ इट कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ और देगा, और मैन्युफैक्चरर है भाई,
काम चल रहा है उसका, अच्छा खासा कारोबार चल रहा है, भाई मोबाइल देख देख के खुश हो रहे हैं। ये सवाल लिखा हुआ है तुमने? बस अभी लिखा है, वो बैग ही चोरी हो गई। इन्ना लिल्लाह, नहीं वो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो 11 दफ़ा इंशाल्लाह, 12वीं दफ़ा तक तो यकीन से पढ़ना, लेकिन जब वेले होकर ना क्लास लग जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, सेकंड, इन अक्टूबर 18 OL was sued by a customer। ठीक है जी, हमारे खिलाफ on account of supply of substandard surgical instruments by the end of year OL communicated to customer via email। अच्छा पहली बात, अब हमारे खिलाफ केस हुआ है, ठीक है, पास पेपर 3 का 2 मैं करा रहा हूँ। तो क्लेम क्या है जी? हमारे खिलाफ केस हुआ है, क्लेम क्या है जी? 18 मिलियन नहीं, क्लेम क्या है? हाँ, उसकी वजह सब स्टैंडर्ड चीज़ों का। अब वो कह रहा है बाय द एंड ऑफ द ईयर हमने उनको ईमेल करके कहा है कि 5 मिलियन हम आपको दे देंगे। अब बेटा ये लायबिलिटी है जो वर्चुअली सर्टन होगी। 2-4 दिन पहले किसी ने ये सवाल पूछा भी था, मुझे याद पड़ रहा है यहाँ कहीं से। वर्चुअली सर्टन किसने पूछा था? लायबिलिटी अगर आपने मेरे पूछा था, लायबिलिटी अगर वर्चुअली सर्टन हो जाए तो मतलब प्रोविजन, मतलब अगर लायबिलिटी नहीं है, अभी तो प्रोविजन है ना, ऑब्लिगेशन अगर वर्चुअली सर्टन हो जाए तो उसको क्या कह देना है? लायबिलिटी। फ़र्क नहीं पड़ता ना, एंट्री तो सेम ही होती है, लेकिन ये कंफर्म हो गया तो इसका मतलब हम 5 मिलियन को तो क्या कह रहे हैं जी? ये हमने ईमेल करके मान लिया है जी, हमने ईमेल करके मान लिया है, तो ये क्या हो गया? वर्चुअली सर्टन। तो वर्चुअली सर्टन हो गया है तो इसको आप प्रोविजन, अंदाज़ा नहीं, बस आप 5 मिलियन देना है अब आपने, आप इसकी एंट्री कर लें, एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट। अब ये ऐसा जुमला है जो उस सफ़े पे नहीं था, ये खुद से लिख लेना है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ ₹5 मिलियन इट इज़ वर्चुअली सर्टन दैट दिस विल बी पेड टू कस्टमर एज कम्युनिकेटेड टू द कस्टमर वाया ईमेल, देयरफॉर a liability of 5 million will be recorded in financial statement for the year। ठीक हो गया जी, डन हो गया। अच्छा, बाकी बच गए जी 13। अब उसकी लड़ाई आगे चलनी है। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ क्लेम OL लॉयर एंटिसिपेट्स दैट देयर इज 70% probability that court would award 6 million and 30% probability that court would award। अब मैंने इसीलिए आपको वो दिलावर वाली एग्जांपल पढ़ाई थी कि यहाँ पर परसेंटेजेस किसके साथ लगी हुई हैं? 70% चांस है कि 6 मिलियन, 30% चांस है कि 4 मिलियन, लेकिन पे करना ना करना इसका चांस कितना है वो उसने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मोर देन। ये वुड का मतलब क्या होता है? प्रोबेबल है, मोर देन 50% चांस है कि पे तो करना पड़ेगा। पे करना पड़ा तो फिर 60% चांस, 70% चांस है कि 6 मिलियन होगा, 30% चांस है कि 4 मिलियन होगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ गए। क्या कहा था आपको? मोस्ट लाइकली की तरफ जाएंगे और हम इसको ये कहेंगे कि जी जो 6 मिलियन है इसमें से जो रिमेनिंग में से जो 6 मिलियन है, वुड अवॉर्ड का मतलब प्रोबेबल है, वुड अवॉर्ड का मतलब प्रोबेबल है। अगर प्रोबेबल है तो फिर रिकॉर्ड कर लें प्रोविजन। यहाँ पे लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली और यहाँ पे अब प्रोविजन रिकॉर्ड कर ली। फ़र्क सिर्फ ये है कि पीछे कंफर्म अमाउंट है और यहाँ पे कंफर्म नहीं है, अंदाज़ा है वकील साहब का, उसकी बेस पे हमने रिकॉर्ड कर लिया। आगे पीछे हो सकता है जज साहब के फैसले। ठीक है, आगे क्या कहता है? आगे चुप है, आगे चल रही कहानी। OL, अच्छा ये तो बाद की बात है, ये बाद में देखते हैं। नहीं, हाँ ये बात की बात है, फिलहाल इसकी बात करें। बकाया कितना रह गया? ये 7 मिलियन बैलेंसिंग है, ठीक है। इसके बारे में वो चूंकि चुप है तो इसको रिमोट कह दे चुप करके। रिमोट नहीं है बेटा, रिमोट नहीं है, ये पॉसिबल है। वकील साहब को लगता है कि 7 मिलियन हाई चांस से देना पड़ेगा, जज साहब को लगे नहीं जी 10 मिलियन देना पड़ेगा, फिर आपके हाथ में तो नहीं है ना बाकी भी। ये तो नहीं है कि वो कह रहा है बिल्कुल जी इसका तो चांस ही नहीं है, चुप हो गया तो मतलब पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, वो जज साहब फैसला करेंगे। तो ये जो 7 मिलियन है ये क्या है? पॉसिबल है। अगर पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो इसकी एंट्री तो नहीं कर सकते, लेकिन
कंटिंजेंट लायबिलिटी को क्या कर देंगे, डिस्क्लोज। नंबर कितने थे इसके, टोटल 12 हैं, ठीक है। तो पहले वाले के लिए तो मेरे ख्याल में ऐसे ही 2 और 2 4 उधर हो गए, तो इसके भी फिर कम से कम कुछ 6 को नंबर तो बनते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी आगे अगली बात भी पड़ी है। अब इस हिस्से के बारे में आपने पहले सारा प्रोविजन वाला लिखना है, बाद में आके देखना है रीइंबर्समेंट को, क्योंकि प्रोविजन के बाद फिर अगली कहानी शुरू होती है, रीइंबर्समेंट और फिर उसकी 2-3 बातें बस एसिड के साथ मिलाकर। तो इसमें फिर आपने ये लिखना है। पहला मैंने लिखवा दिया, नया था। प्रोविजन लिखना आता है, बोलूँ ये सही है, और कंटिजेंट लायबिलिटी लिखना आता है ना, ठीक है ना। अब कस्टमर ने हमारे खिलाफ केस किया कि इन्होंने हमें सब स्टैंडर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सप्लाई किए हैं, हमने आगे केस कर दिया सप्लायर। OL लॉन्च द क्लेम विद सप्लायर इन दिसंबर 18, ये भी हो गया है। अच्छा, दिसंबर 18 में तो सिर्फ लॉन्च किया ना क्लेम, चीज़ें तो डिलीवर हो चुकी हुई थी, हमने डिलीवर की हैं, तो उससे पहले ही हमें हुई होंगी ना ये। सप्लायर प्रिंसिपली एक्सेप्टेड द क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ, अब क्लेम मुझे नहीं पता कितना है, मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि 18 ही होगा। हमारे खिलाफ केस हुआ, हमने जनाब जो है वो आपसे 18 मिलियन लेने हैं, तो क्या हमने भी आगे 18 ही कर देना है? मुझे नहीं पता क्लेम क्या है जो हमने किया, मुझे बस इतना पता है कि उसमें से बोलो कितना, 9 मिलियन इज प्रिंसिपली एक्सेप्टेड बाय द सप्लायर। तो ये क्या बन गया, वर्चुअली सर्टन। अब वर्चुअली सर्टन होगा तो क्या करेंगे, बोलो, डिस्क्लोज करेंगे ना, डिस्क्लोज करेंगे, डिस्क्लोज नहीं करना, रिकॉर्ड करना है रिसीवेबल, रिसीवेबल रिकॉर्डेड, ठीक है जी। अच्छा, आगे क्या कहता है, OL लॉन्च किया, OL लॉन्च किया क्लेम, पता नहीं कितना, सप्लायर प्रिंसिपली एक्सेप्टेड द क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ 9 मिलियन, however OL is still negotiating with supplier and it is probable that OL would recover a further, यार कह रहा है जी इसके अलावा 3 मिलियन और भी रिसीव हो सकता है, हमें लग रहा है, ठीक है जी। और उसके अलावा जो बाकी है पता नहीं कितना है, उसके बारे में भी चुप है। भाई वो रिमोट भी हो या प्रोबेबल भी हो, मसला क्या है, वो तो वैसे ही एसेट साइड पे, प्रोबेबल भी हो तो किधर चला जाता है, अगला तो मुझे पता ही नहीं ना, तो मैं बाकी के बारे में क्या लिखूंगा, कंटिंजेंट एसेट, बेटा कंटिंजेंट एसेट डिस्क्लोज कर दें, लिख लेंगे। ऐसे पे रेंट पे तस्वीर बना लेना, ठीक है, सही है। अच्छे खासे नंबर थे यहाँ पे, मुफ्त के नंबर। तीसरा पॉइंट, अरे बाबा ये फिर आ गया, OL हैज़ इम्पोर्टेड पड़ा है 7,000 यूनिट्स पैनाडोल की एट अ कॉस्ट ऑफ 70 मिलियन। हाउएवर इन नवंबर 18 एक स्टडी पब्लिश हुई है मेडिकल जर्नल में, जिसके अंदर पैनाडोल के से बेहतर अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है वो मतलब बताई गई है। अब जैसे ही ये खबर छपी, हमारे पास पड़ी हुई 7,000 पैनाडोल की जो डब्बियां हैं, उनकी अब शक पड़ जाएगा NRV के ही नीचे ना चली गई हो, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों ने दूसरा स्विच कर जाना है, वही हुआ। अच्छा, 7,000 इंपोर्ट किए थे और ईयर एंड तक 5,000 पड़े हैं, 2 गए हो तो गए ना, ये इन स्टॉक है। और 25 जनवरी पे इनमें से 4,000 बिके हैं 8,000 रुपये पर यूनिट। तो बाकी भी, पहली बात ये 4,000 भी ईयर एंड पे पड़े हैं, और जो 1,000 ऊपर वाला है वो भी ईयर एंड पे पड़ा है। तो ये 4,000 अगर ईयर एंड के बाद अगले साल के शुरू में 8,000 पर यूनिट पे बिके हैं, तो बाकी 1,000 भी इसी पे बिकेंगे। मतलब ये इसकी क्या है, NRV है, क्या है। अच्छा, कॉस्ट कितनी थी ये ज़रा बताओ, 70 मिलियन डिवाइडेड बाय जी 10,000, यहाँ पे लिख दूँ, चलो रुपीज़, वैसे वहाँ पे भी लिखना ही, अभी कैलकुलेशन करनी, 12 रुपीज़ 10,000 पर यूनिट ये हमें पड़ी थी। अब 10,000 पर यूनिट में हमने ख़रीदा था और वो बिका कितने, 8,000 पर यूनिट, तो NRV लॉस तो आ गया। साथ ही साथ कह रहा है OL ऑल्सो पेड 10% कमीशन। चलो जी, अब
ये जगह बच गई, यहाँ कर लेते हैं इसको। कमीशन देना है तो वो 8,000 से और नीचे चला जाएगा काम, पता है ना। NRV क्या है? सेलिंग प्राइस जो एस्टिमेटेड है लेस एस्टिमेटेड, वो एक्चुअल आ गई तो कोई बात नहीं, ईयर एंड के ऊपर तो बहरहाल वो एस्टिमेटेड। तो पास पेपर 3 का 3 है जी बेटा। वर्किंग 1 एंट्री कर लेंगे, मतलब आपने तो लिखना ही है, मैं तो एंट्री करूंगा। कॉस्ट पर यूनिट पहले निकाल लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाली थी जी हमने? ₹70 मिलियन डिवाइडेड बाय 10,000, 7,000 यूनिट्स। ओके जी, लें जी, कितना आया? ₹10,000। ठीक है। अब वर्किंग 2, इसकी NRV निकाल लेते हैं। ठीक है। अब स्टॉक में पड़े कितने हैं? 5,000 यूनिट्स। इन 5,000 यूनिट्स की कॉस्ट बताए कोई मुझे जी। 5,000 इंटू ₹10,000, यही बनता है। बोलो कितना? मिलियन में बता दो। ₹50 मिलियन। ₹50 मिलियन, ₹50 मिलियन। और इन 5,000 की NRV होगी 8,000 नहीं, 8,000 लेस 10% है, तो इसको 0.9 कर लो ना, इसी को 0.9 कर लो। ठीक है जी। तो ये क्या बन गया? बड़ी कोशिश की मैंने, बदल ही जा रहेगा जी। ₹30। तो बताओ जी NRV लॉस कितना आ गया? NRV लॉस आ गया जी, यहाँ पे लिख दो। NRV लॉस कितना जी? 14 मिलियन। इसकी एंट्री क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। ये तो एंट्री तो करनी नहीं थी। वर्किंग 2 एंट्रीज तो करनी नहीं होती, ऐसे ही है ना। तो ये बहरहाल आपने बताना होगा। ठीक है जी। और मैंने आपको NRV वाला सवाल भी एक लिखवाया था, तो आप इसके बारे में यूँ लिखोगे कि इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स स्टिल इन स्टॉक, 5,000 स्टिल इन स्टॉक, देयर NRV इज लोअर देन कॉस्ट, so an NRV loss of ₹14 million will be recorded in financial statements। अब 14 मिलियन के आगे ऐसे छोटी सी ब्रैकेट में लिख दोगे वर्किंग 2, NRV of 14 million will be recorded in financial statements for the year 31 दिसंबर या 30 जून जो भी है 2000 जो भी होगा। ठीक है, लिख लोगे। अब उसके बाद यहाँ पर भी छोटा सा, तो वर्किंग 1 वर्किंग 2 आपकी यूज़ हो गई और आपका आंसर सीधा हो गया। बस वर्किंग भी शो हो गई और अंग्रेजी में आपने जुमला भी लिख देना। ठीक हो गया जी। एंट्री नहीं लिखनी बल्कि एक्सप्लेन करना है। जल्दी कर लो, जवाब दे लो। फिर टाइम पास करने आते हो, तस्वीरें खींच लो जी। ये लो, ये 3 सवाल है, पहला, दूसरा और तीसरा। ये क्या आ रहा है यहाँ पे? ये पास पेपर 3 है जी, पेज नंबर 850। थोड़ा सा टेस्ट चेंज करें ना, मैं कह रहा हूँ एक जैसे सवाल ही हैं, तो इसीलिए तो अब आज IAS 10 शुरू कर रहा हूँ। कल होपफुली ये ख़त्म कर लेंगे और फिर कल ना हुआ तो मंडे को इंशाल्लाह IFRIC 1 स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो 3 दिन घसीटेंगे। वैसे तो 1 दिन में 1.5 दिन में हो जाता है, लेकिन उसी को फुल 1.5 दिन लगाने की बजाय हाफ 3 दिन लगा लेंगे, ताकि वो फैल जाए। थोड़ा न्यूमेरिकल आ जाता है, ज़रा एंट्रीज कैलकुलेशंस, साथ साथ एक एक सवाल, फिर बंदा थोड़ा सा वो बर्दाश्त कर लेता है ना। लेकिन इसमें कामयाबी वही पाएंगे जो लिख कर घर से आएंगे।
यार मुझे क्यों लग रहा है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं। देखो ना, इसके अंदर ये वाला पॉइंट तो ऑलरेडी आप कर चुके हुए हैं एग्जाम्पल में। चलो अच्छा तरह दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला पॉइंट मैंने नहीं पढ़ा, पढ़ लेते हैं। एनपीएल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है कस्टमाइज बैटरीज, एज पर एग्रीमेंट डिलीवर करने 50,000, कंसीडरेशन है 15 मिलियन पर मंथ, पेनल्टी है लेट डिलीवरी पे इतनी, यकम अगस्त पे एस्टिमेट किया है, कॉस्ट ज़्यादा हो गई है, लेकिन उसकी वजह से फिर कोई ऑनरस शायद बन जाए। देख लेना, मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए। बी पहले किया हुआ है। सी में कहता है नया लॉ आया है जो कि सारी फैक्ट्री को कह रहा है स्मोक फिल्टर लगाओ। लो एग्जाम्पल काम देगी मुझे लग रहा है ना, स्मोक फिल्टर वाली, है ना। ये सवाल हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होमवर्क होगा, एक सवाल एक दिन में एक सवाल। लेकिन जो एक दिन में एक सवाल नहीं करेगा उसका अगले दिन फिर 2 हो जाएंगे, और वीकेंड पे 4 हो जाएंगे, और फिर वो सारे के सारे आखिरी महीने में चले जाएंगे, और फिर हाँ हाँ ठीक ही है करके आगे चले जाएंगे। पर्चे में फिर ये ऐसा सवाल आएगा कि आपको ऐसे परेशान कर देगा। तो इसलिए बेहतर क्या है, साथ साथ करते चलें, ठीक है। ओके, इधर एक सवाल पूरा करना है, लेकिन पूरा लिख के आना है। पास होने वाले बच्चे इंशाल्लाह आज इसको कर लेंगे। अच्छा, वारंटी वाला सवाल बिल्कुल अच्छा है, आप बोर तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ नया कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। क्या ख्याल है? IS-10 शुरू करते हैं थोड़ा सा, फिर थोड़ी सी ब्रेक करेंगे, उसके बाद फिर ब्रेक के बाद IS-10 कंटिन्यू करेंगे, और थोड़ा सा और कंटिन्यू करके फिर उसको भी मैं 2 दिन में तोड़ रहा हूँ। है एक लेक्चर का, लेकिन थोड़ा आज करेंगे, थोड़ा कल करेंगे, ताकि थोड़ा हजम होता रहे, ठीक है बहुत आसान। अब ये तरतीब से चल रहे हैं, लेकिन तरतीब ना कुछ ऐसे भी होगी, जैसे अभी मेरा 1 रह गया, चलो किसी वक्त करेंगे, ज़रा मुश्किल सवाल है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 मैंने फिलहाल छोड़ा है, 5 हो गया। अब इसी तरह से कभी इधर से और एक आधा सवाल नीचे से इस तरह से आता रहेगा, तो दोनों एंड्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे जब सवाल हमारे सारे हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी सुने, हमारा साल चला आ रहा है, और हमारा साल आकर एंड हुआ है 31 दिसंबर 2013 पर। ठीक है जी। और उसके बाद हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जा कर के फाइनलाइज करनी है अपने ईयर एंड के 3 महीने बाद, यानी कि 31 मार्च 2014 पे। ये 3 महीने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे हाथ में रहती हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे हाथों से निकल जाती हैं। काम तो आगे चल ही रहा होता है, आपको पता है, साल तो गुजरते रहेंगे। अब हम खड़े हैं 31 दिसंबर 2013 पे। 31 दिसंबर 2013 को IS-10 कहता है रिपोर्टिंग डेट। क्या कहता है जी? यानी बैलेंस शीट डेट, यानी ईयर एंड, ठीक है जी। ओके, और ये वो डेट है जिस डेट पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑथोराइज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फॉर इशुएंस। तो ना बंद ना करें, बंद ना करें, बंद ना करें, बंद ना करें। चल उठ के आगे आ जा, चल आजा मेरा चांद, उसके सामने फेंक दिया।
हाँ जी, 31 दिसंबर 2013, इसको बैलेंस शीट डेट भी कहते हैं। थोड़ा और आ गया, बैलेंस शीट डेट, ये तो हम कह रहे होंगे ना आसानी के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड ने इसको क्या कहा हुआ है, नाम क्या रखता है इसका, रिपोर्टिंग डेट। तो अच्छा लफ्ज़ तो यही है, अगर आप यूज़ कर लें तो, वरना बैलेंस शीट डेट भी चलेगा, ठीक है जी। और 31 मार्च 14 ये बेसिकली ऑथोराइजेशन डेट होती है। क्या होती है जी, ऑथोराइजेशन डेट। लेकिन एक बात आपको लॉ में पहले पढ़ के पता लग ही चुकी होगी, दो ऑथोराइजेशंस होती हैं। एक ऑथोराइजेशन होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से, बीओडी के मीटिंग के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, जिसके अंदर ऑडिट रिपोर्ट जब दे देता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर वो चिपका करके फिर डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कुछ लोग लॉ में लिखे हुए हैं, सीएफओ और ऐसे कुछ डायरेक्टर्स और चेयरमैन वगैरह, इस तरह से साइन करके उसको प्रिंटिंग प्रेस में भेज देते हैं, जिसको कहा जाता है ऑथोराइज हो गई हैं फॉर इशुएंस। अच्छा, ये ऑथराइजेशन की डेट एक ही होती है, लेकिन उसके बाद फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नोटिस ऑफ एजीएम के साथ लग कर जाती हैं और शेयर होल्डर इनको देखकर फिर एजीएम में आता है और एजीएम में आके फिर इनको अप्रूव करता है। क्या करता है जी? अब एक है ऑथोराइजेशन बाय बीओडी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑथोराइजेशन फॉर इशुएंस बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और दूसरा है इनकी अप्रूवल एजीएम में। हमारे लिए रेलेवेंट IAS 10 में कौन सी डेट है? जिस दिन डायरेक्टर्स ने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथोराइज कर दिया फॉर इशुएंस, बिकॉज इस दिन के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे हाथों से निकल जाती हैं, वो प्रिंट होकर यूजर के पास पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो ये जनाब दूसरी डेट आ गई, जिस दिन हमने क्या क्या क्या, क्या, क्या कहा है जी, ये ऑथोराइजेशन है, इस दिन हुई है ऑथोराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर इशुएंस, ठीक है जी। तो ये है रेलेवेंट डेट हमारे लिए। ओके जी, ये बात समझ आती है? ओके, नाउ IAS 10 जो है ना जी, IAS 10 हमारा वो लगता है इस अरसे के साथ, यानी कि IAS 10 सिर्फ यहाँ पे अप्लाई होगा। ये IAS 10 का इलाका है, ठीक है। ये IAS 10 यहाँ का डॉन है, ओके। IAS 10 इस सिर्फ अरसे पे अप्लाई होता है, ओके। अब मसलन हमारे साल में हमारी इन्वेंट्री चोरी हो गई, ठीक है जी, और पता ही आपको पीरियोडिक सिस्टम में तो अक्सर गिनती करने पता लगता है, जब गिनती की तो पता लगा हो स्टॉक तो शॉर्ट है। मिसाल के तौर पे हमारी चोरी हुई हमारे साल में, यानी अक्टूबर नवंबर में चोरी हो गई थी, लेकिन हमें पता चला जाके जनवरी में, चोरी हुई अक्टूबर नवंबर, हमारे साल में पता चला जनवरी फरवरी में, 31 मार्च से पहले पता चल गया। अब IAS 10 कहता है, ये वो जुमला मैंने आपको पहले बता दिया था, IAS 10 कहता है कि पता चलना, चोरी का पता चलना is just an evidence of a condition that existed at reporting date। यानी अगर आप 31 दिसंबर 13 पे भी चले जाते तो ये चोरी उस वक्त भी हो चुकी थी। पता चलना इज नॉट द पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट इज चोरी का होना। तो द पता चलना ऑफ द चोरी is just providing an evidence of a condition of chori that existed at reporting date, therefore it is an adjusting event। ठीक है, it is an adjusting। अब adjusting event का मतलब क्या होता है? इसकी एडजस्टमेंट करो, इसकी जर्नल एंट्री करो, ठीक है।
जर्नल एंट्री कर दो, बस डिस्क्लोजर की ज़रूरत कोई नहीं होती, ठीक है। तो पहली बात, IS 10 इस इलाके का मैंने कहा सुल्तान है यहाँ पे, ठीक है। ये इस अरसे के अंदर कौन अप्लाई हो रहा है जी, IS 10। तो IS 10 ने, इसका नाम है इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। पूरा नाम मैं वो नाम लिख रहा हूँ जो आपको समझा दे बस, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट बट बिफोर डेट ऑफ ऑथराइजेशन बाय डेट ऑफ ऑथोराइजेशन बाय BOD। ये समझ आती है बात। अब जो भी इवेंट्स इन दो डेट्स के दरमियान है, आफ्टर रिपोर्टिंग डेट है और बिफोर ऑथोराइजेशन बाय BOD, इन इवेंट्स के ऊपर IS 10 अप्लाई होगा। और अगर ये इवेंट कोई जो हुआ है, ये इवेंट ऐसा इवेंट है जो मैंने अभी आपको बताया कि चोरी हुई, मसलन नवंबर 13 में चोरी हुई है, ठीक है जी। नवंबर 13 में चोरी हुई और हमें जनवरी 14 में पता लगा, यही थी ना हमारी एग्जाम्पल, तो बोलो। तो इसको स्टैंडर्ड ने कहा कि ये पता चलना इज जस्ट प्रोवाइडिंग एन एविडेंस ऑफ अ कंडीशन ऑफ चोरी जो कि ऑलरेडी हो चुकी हुई थी रिपोर्टिंग डेट पर। तो इसके बारे में हम यूं कहेंगे कि ये पता चलना, it provides evidence, of a condition that existed at रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट मतलब बैलेंस शीट डेट, आप अपने याद रखने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। सही है ऑनलाइन वालों, मैंने कौन सी ऑनलाइन वालों कहते हैं, हाँ जी। तो इट प्रोवाइड्स एन एविडेंस ऑफ अ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग डेट, देयरफॉर इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट, इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। अब एडजस्टिंग इवेंट का मतलब क्या है? नंबर 1, पास कर लो जर्नल एंट्री इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2013। पास कर लो जर्नल एंट्री इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2013, यानी आप एंट्री करोगे एक्सपेंस, मतलब वो मिस अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस, जो मिस अप्रोप्रिएशन होगी, थेफ्ट एक्सपेंस, जो भी है, फ्रॉड एक्सपेंस, ठीक है, डेबिट। और मसलन कैश चोरी हुआ था तो कैश क्रेडिट, इन्वेंट्री चोरी हुई है तो इन्वेंट्री क्रेडिट, सही है। तो ये जनाब आप, इसका मतलब होता है एडजस्टिंग इवेंट, कि एडजस्ट करो, यानी जर्नल एंट्री पास कर लो। और दूसरी चीज़, नो डिस्क्लोजर इन नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज रिक्वायर्ड। No disclosure in notes to the financial statements of 2013 is required. In notes to the financial statements of 2013 is required. सही है जी, ये है जनाब एडजस्टिंग इवेंट।
दूसरी पॉसिबिलिटी, कोई जनवरी में चोरी हुई है और मार्च में पता चला है हमें, फरवरी में पता चल गया, मार्च में पता चल गया। अब ये पता चलना भी एविडेंस दे रहा है ऐसी चोरी का जो 31 दिसंबर पे भी जाते तो हुई होती। एम आई राइट? आई एम एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, ये पता चलना इज जस्ट एन इंडिकेशन। ये जुमला ऐसे ही याद कर लेना, स्टैंडर्ड में लिखा हुआ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसीलिए। इज जस्ट एन इंडिकेशन ऑफ अ कंडीशन। वो क्या था? एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग डेट। ये है इंडिकेशन ऑफ अ कंडीशन दैट अरोज आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। ये एक ऐसी कंडीशन है जो 31 दिसंबर 13 पे जाते तो ये चोरी नहीं हुई थी। ये एविडेंस नहीं है, ये बस एक इंडिकेशन है ऐसी कंडीशन का जो आफ्टर रिपोर्टिंग डेट अरोज हुई है। ठीक है, तो इसको कहते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है, पहले लिख लें, फिर एक ही बार इसको चैड़ा कर लेंगे। तो मसलन फरवरी में चोरी हुई, फरवरी 13 में चोरी हुई है, नहीं बेटा, हाँ 14 में, सॉरी, चोरी हुई और मार्च 14 में पता चला। अब स्टैंड कहता है जी ये तो इंडिकेशन है। क्या पता चलना? ये वाला पता चलना, ये वाला पता चलना इज जी, ये तो जस्ट एक इंडिकेशन है। इट प्रोवाइड्स एन इंडिकेशन, इट प्रोवाइड्स एन इंडिकेशन of a condition that arose after reporting date, यानी बैलेंस शीट डेट। तो इसको IS10 कहता है कि जी ये क्या है? ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अब नॉन एडजस्टिंग इवेंट का मतलब क्या है कि आपने कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी। नंबर वन, नो जर्नल एंट्री। ऑडिट में मेरे को पढ़ लिया आपने, नो जर्नल एंट्री इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2013। लेकिन डिस्क्लोज कर दें इसको नोट्स में, 2013 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स में इसको डिस्क्लोज कर दें अगर ये मटेरियल है आपकी नज़र में। तो हमने यूँ लिख देना है डिस्क्लोज इफ मटेरियल। ये नहीं कहना ये मटेरियल है या नहीं है, बस कहना है अगर मटेरियल है तो डिस्क्लोज कर दो नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो दूसरी बात फिर क्या हो गई जी? डिस्क्लोज इन नोट्स टू द in notes to the financial statements of 2013। disclose in notes to the financial statements of 2013। क्या बता दें? इट्स नेचर, वही वाली बात आ रही है, एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? अगर ये मटेरियल है तो, इफ मटेरियल। खत्म जी, IS10 खत्म। उसके बाद कुछ हैं स्पेशल केसेस, इसके आएंगे इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ।
लेकिन ये थोड़ा बहुत तो मैंने आपको वैसे भी बता ही दिया था, तो ये ज़रा तस्वीर के लिए थोड़ा बेहतर हो जाएगा, अगर ऐसे कर दें तो नज़र आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये है जनाब आपका IS-10। बस अगर इवेंट एग्जिस्ट करता था रिपोर्टिंग डेट पे, अच्छा एक बात, एक छोटी सी बात, चोरी हुई इधर, पता भी चल गया इधर ही, पता चला वो भी इधर ही, अब क्या करें? ये तो पहले ही हुआ पड़ा होगा, पता जो चल गया तो IS-10 के स्कोप से ये बाहर है। अच्छा, चोरी हुई इधर, पता चला इधर, अब क्या करें जी? आप बस दुआ ही कर सकते हैं, ठीक है, आप बस और कुछ नहीं, क्योंकि अब ये आउट ऑफ स्कोप IS-10 के स्कोप से बाहर निकल गई ये बात भी, ठीक है। अब इस पे अब ये फाइल चली गई हैं, अब 14 की फाइल जब बनेगी उसके अंदर अब प्रायर ईयर एरर की करेक्शन करेंगे, रीस्टेटमेंट करेंगे, नोट डालेंगे, IS-10 लगेगा, ठीक है। तो खैर 10 में तो बैठे हैं, ठीक है जी, ओके। चलें यहाँ पे पार्ट 1 क्लोज कर लें, थोड़ी सी इनको ब्रेक देते हैं, इन्होंने नया पढ़ाया आज थोड़ा सा।